नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं भारत में बनी जाति व्यवस्था और इसकी जटिलता के बारे में। बहुत सारे इतिहासकारों का इसमें अपनी अपनी राय है, बहुत सारे लोगों के इसमें अपने अपने मत हैं। लेकिन भारत में जाति व्यवस्था बनी कैसे, इसकी शुरुआत कैसे हुई और फिर धीरे धीरे इतनी जटिल कैसे हो गई, हम इस पर आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। कई इतिहासकारों के इसमें अपनी अपनी राय हैं, अपने अपने मत हैं। कोई इसे अलग दृष्टिकोण से देखता है, कोई इसे सामाजिक दृष्टिकोण से देखता है, कोई इसे धार्मिक दृष्टिकोण से देखता है, तो कोई इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से देखता है। लेकिन आजकल के कुछ समाज के लोग, दलित समाज के लोगों का ये कहना है कि भारत में जो जाति व्यवस्था बनी उसका कारण धर्म रहा है, मनुवाद रहा है, ब्राह्मणवाद रहा है। उनका सीधा सीधा ये आरोप रहा है कि भारत में जो जातियों को लेकर के इतनी असमानता, ऊंच नीच का भेदभाव रहा, उसका कारण ब्राह्मणवाद यानी कि भारत के धार्मिक ग्रंथ और धर्म को बनाने वाले लोग थे। तो क्या ये वास्तविकता है या सिर्फ ये एक दृष्टिकोण है? हम इसको गहराई से समझेंगे ना, या तो हम किसी को सही और ना तो किसी को गलत समझाने के लिए आए हैं। हम यहाँ पर ऐतिहासिक तथ्यों को स्पष्ट रूप से आपके सामने रखने आए हैं, जिससे कि आप स्वयं निष्कर्ष निकाल सके कि वास्तविकता क्या थी। सबसे पहले हम बात करें तो भारत में जो सबसे पुरातन व्यवस्था थी उससे वर्ण व्यवस्था कहा जाता है। वर्ण व्यवस्था एक सामाजिक ढांचा था जिसके अंदर समाज को 4 श्रेणियों में रखा गया, समाज को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए, जिसमें समाज के हर प्रकार के लोगों को अलग अलग जिम्मेदारियां दी गई, अलग अलग कार्य को करने के लिए, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण बताए जाते हैं। इनका काम था अपने अपने कार्यों के द्वारा समाज को संचालित करना। ये एक उस समय का आदर्श मॉडल था। आज भी अगर हम कोई कार्य करते हैं तो इन 4 विभागों की आवश्यकता पड़ती है। आप कोई चाहे कंपनी चला रहे हो या कोई इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हो, आपको इन 4 विभागों की आवश्यकता पड़ेगी ही, क्योंकि बिना ज्ञान के भी कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना सुरक्षा के भी कोई कार्य नहीं हो सकता, बिना धन के भी कोई कार्य नहीं हो सकता और बिना काम करने वालों के भी कोई कार्य नहीं हो सकता। तो ये 4 विभाग तो मूल रूप से हर जगह पर चाहिए ही चाहिए। तो जो श्रेणियाँ रखी गई, 4 वर्ण रखे गए, इनका उद्देश्य भी यही था कि समाज को व्यक्तिगत रूप से और सामाजिक रूप से इस समाज को अच्छी तरह से चलाया जाए। और इस वर्ण व्यवस्था का आधार था मनुष्य के गुण और कर्म, जिसके आधार पर यह चयन होता था कि वह व्यक्ति कौन से वर्ण का माना जाएगा। लोगों को कार्यों को, लोगों के पेशे को देख करके उनके वर्णों का निर्धारण हो, ऐसी वर्ण व्यवस्था का आदर्श मॉडल था। इसको जमीनी स्तर पर लागू करने में बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक प्रकृति हमेशा से मौजूद रही। हर व्यक्ति के अंदर अहंकार, उच्च महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष और अपने आप को ऊंचा दिखाने की इच्छा हमेशा से मौजूद रही है। तो जब इसे जमीनी स्तर पर लागू करना हुआ तो लोग तो 4 वर्गों में नहीं बंट सकते थे। सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं थी, अपने अपने कार्य थे। समाज को भले 4 वर्गों में बांट दिया गया, लेकिन उन वर्गों में भी बहुत प्रकार की श्रेणियाँ हुई। जैसे ब्राह्मण वर्ण में बहुत प्रकार के कर्म करने वाले ब्राह्मण हुए, वैसे क्षत्रियों में भी अलग अलग तरीके के कार्य करने वाले क्षत्रिय हुए। वैश्यों में भी इस प्रकार से अलग अलग समुदाय बनने लगे, और फिर शूद्रों में भी इसी प्रकार से अलग अलग समुदाय, अलग अलग काम करने वाले लोग। जैसे जैसे समाज बढ़ने लगा, जैसे जैसे प्रकृति में लोग बढ़ने लगे, ये सारी चीज़ें भी अपने आप बढ़ने लगी। तो 4 वर्णों में विभक्त होने के बावजूद भी सबकी अपनी अपनी श्रेणियाँ थी। उसमें भी अनेक प्रकार की जातियाँ, जनजातियाँ और उपजातियाँ बनने लगी। तो जब तक समाज सीमित था तब तक तो उसे चलाना बहुत कठिन नहीं था। जैसे जैसे समाज बड़ा होने लगा, जटिल होने लगा, लोग बढ़ने लगे, ये जो वर्ण व्यवस्था थी इसका क्रम टूटने लगा। जब पिता का काम पुत्र करने लगा
और फिर पुत्र का काम पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ने लगा, क्योंकि उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था, उस समय बहुत बड़े कार्यों के क्षेत्र नहीं थे, सीमित क्षेत्र थे। तो ज़्यादा संभावना यही रहती थी कि जो पिता का काम है वो पुत्र करेगा। जैसे राजा का लड़का राजा होगा, ब्राह्मण का जो लड़का होता था वो ब्राह्मण कर्म में ही आगे बढ़ता था, जो वैश्य का लड़का होता था वो उसी क्षेत्र में आगे बढ़ता था। इस प्रकार जो शूद्र समाज था, दलित समाज था, उनके भी संतानें उसी कार्य को आगे बढ़ाने लगी। तो जो व्यवस्था कर्म के आधार पर बनी थी वो धीरे धीरे जन्म के आधार पर चालू हो गई, क्योंकि जब पीढ़ी दर पीढ़ी वही चल रहा था तो जो नियमित नहीं था, जो स्थिर नहीं था, जो गुण और कर्म के आधार पर देखा जाता था वो स्थिर बन गया। वो वंश परंपरा और कुल परंपरा में चले जाने के कारण वो जातियाँ स्थिर होने लगी। फिर लोगों के संबंध, लोगों के विवाह नए नए समाज में अपने अपने समाज में होने लगे। लोगों को अपना अपना समाज बनाने की इच्छा जागृत हुई, और इसका कारण था समाज में सामाजिक सुरक्षा, और आपस में व्यवहार के लिए लोगों ने अपना अपना समाज बनाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे लोग यात्राएं शुरू करने लगे, एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे, एक जगह से जाकर दूसरी जगह बसने लगे। फिर भारत में अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य, इतनी सारी जटिलताएं होने के कारण जो जातियाँ सीमित थी वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी जटिल हो गई कि उन्हें समझा पाना बहुत कठिन हो गया। लोगों की अपनी अपनी मान्यताएं बनने लगी, स्थानीय परंपराएं बनने लगी, सामाजिक विचार व्यवहार बनने लगे, जो कि जिसमें शास्त्र, राजनीति और समाज के साथ साथ लोकल परंपराएं, लौकिक परंपराएं भी उसमें जुड़ने लगी। तो जो व्यवस्था बनी थी, एक आदर्श मॉडल था, वो धीरे धीरे विकृत होकर के अनेक जातियों जनजातियों में विभक्त हो गया। लोग अपनी अपनी पहचान अलग अलग बनाने लगे, उनके अपने पहचान में उनका अहंकार जुड़ने लगा, उसमें उनकी सुरक्षा की भावना दिखने लगी, और उसी समाज को लेकर वो आगे बढ़ते रहे। इसलिए भारत में जो 4 वर्ण थे वो अनेक जातियों में विभक्त हो गए। उस समय भी 4 वर्णों में भी जातियाँ बहुत सारी थी, क्योंकि समाज को चलाने के लिए अलग अलग कार्य की आवश्यकता थी। जैसे बढ़ई हुआ, नाविक हुआ, कुम्हार हुआ, कहार हुआ, दर्जी हुआ, जुलाहा हुआ, इस प्रकार अनेक श्रेणियाँ थी जातियों की, क्योंकि इनकी आवश्यकता थी समाज को। लेकिन इनमें भी अनेक जनजातियाँ उत्पन्न होने लगी, संबंधों के कारण, सामाजिक और लौकिक मान्यताओं के कारण, और अलग अलग क्षेत्र, भाषाओं और पर्यावरण के, और साथ ही साथ कार्यों के क्षेत्र बढ़ने के कारण। जब कार्यों के क्षेत्र बढ़ने लगे, लोग अलग अलग कार्य में तल्लीन होने लगे, तो ये जो व्यवस्था थी वो बहुत बड़े व्यापक रूप में फैल गई, और इसी प्रकार से ये समाज धीरे बढ़ते बढ़ते आज इतने जटिल रूप में आपके समक्ष खड़ा है। मैं इनमें हुए भेदभाव, असमानता और छुआछूत के बारे में बात करूंगा, लेकिन हम उसे अलग वीडियो में रखेंगे, अलग पार्ट में बताएंगे। अगर हम इन सब को उदाहरणों से समझें तो भारत का जो सबसे प्राचीनतम इतिहास माना जाता है वो रामायण और महाभारत हैं। हालांकि इसको लेकर भी बहुत सारे इतिहासकारों और लोगों की अलग अलग मान्यताएं हैं। बहुत सारे लोग इसे सत्य नहीं मानते, लेकिन ये चर्चा का विषय है। लेकिन वास्तविकता ये थी कि रामायण और महाभारत में जो तथ्य थे उसे आप झुठला नहीं सकते। अगर आप रामायण काल को देखो तो उस समय जो लोगों के नाम मिलते हैं, उनके जो काम मिलते हैं, वो एक तो वर्ण व्यवस्था के आधार पर थे और या तो वंश परंपरा के अनुसार थे। जब आप उनमें नाम पढ़ते हैं तो उसमें जो नाम हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, ये सारे नाम सिर्फ एक ही नाम से जाने जाते हैं। इनके पीछे कोई पहचान नहीं है। इनकी सिर्फ एक ही पहचान थी, इनकी वंश परंपरा। जैसे राम के वंश के जितने भी लोग थे उन्हें रघुवंशी कहा जाते हैं, इक्ष्वाकुवंशी कहा जाता है, उन्हें राघव कहा जाता था। इस प्रकार और भी सारे लोग थे, जैसे कि ब्राह्मण समाज था, जो ऋषि थे, वशिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, वाल्मीकि,
प्रयाग, ये सारे ऋषियों के अपने अपने गोत्र थे। इनकी पहचान गोत्रों से होती थी या वंश से होती थी। और फिर उसमें जो नाम मिलते हैं बाली, सुग्रीव, हनुमान, इनके पीछे भी कोई आधुनिक सरनेम जैसी कोई जातियाँ सूचक शब्द नहीं हैं। इनके नाम भी सिर्फ या तो राज्य के हिसाब से, इनके पेशे के हिसाब से, या इनके माता पिता और वंश के अनुसार इनके नाम मिलते हैं। तो उस समय कहीं भी उनका पहचान उनकी जाति के रूप में नहीं थी, उनके कार्य के रूप में या उनके वंश के रूप में उनकी पहचान मानी जाती थी। फिर उससे आगे जब हम आते हैं, हम महाभारत काल को देखते हैं, तो उस समय भी जितने नाम मिलते हैं उनकी भी यही स्थिति है। रामायण काल में जो स्थिति थी, महाभारत काल में भी वही स्थिति है। पांडव और कौरव, यदुवंशी, जितने भी लोग हैं उनके वंश के अनुसार उनके नाम चल रहे हैं। उनके पीछे भी कोई आधुनिक सरनेम नहीं है। धृतराष्ट्र, भीष्म, उसके बाद फिर कौरव के जितने भी नाम हैं, दुर्योधन से लेकर दुशासन से लेकर के अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, सहदेव, नकुल, यहाँ तक कृष्ण के वंश के भी जितने नाम हैं, उनका जो क्रम है वो वंश के आधार पर है, न कि किसी जाति के आधार पर या वर्ण के आधार पर। वे लोग क्षत्रिय के अनुसार अपना जीवन जीते थे, अपना कार्य निभाते थे, लेकिन उनकी कोई पहचान आधुनिक काल के जैसी नहीं थी। उसका कारण ये था कि उनकी जो स्थिति थी उस समय बहुत सीमित थी। समाज इतना ज़्यादा आज की जैसा जटिल नहीं था। केवल नामों से उनकी पहचान हो जाती थी या वंश के आधार पर उनकी पहचान हो जाती थी। इसलिए उन्हें आधुनिक जैसे सरनेम लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। फिर धीरे धीरे आप और आगे जब आते हैं तो बुद्ध और महावीर के समय भी आप जब देखेंगे तो उस समय भी बौद्ध ग्रंथों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जैसे 4 वर्णों की व्याख्या मिलती है। बौद्धिक ग्रंथों में भी मिलती है। तो उस समय भी ये व्यवस्था चल रही थी, लेकिन इसमें जातियाँ और जटिल होने लगती थी। जैसे जैसे समाज बढ़ता गया, जातियाँ और ज़्यादा आपस में जटिल होती गईं और ज़्यादा जनजातियाँ और प्रजातियाँ बढ़ने लगी समाज में। फिर आप गुप्त वंश और मौर्य वंश को भी देखें तो उस समय ये जातियाँ और ज़्यादा अधिक जटिल दिखने लगी। लेकिन भारत में जातियों को लेकर जो असली समस्या शुरू हुई वह प्रारंभिक मध्यकाल में हुई। प्रारंभिक मध्यकाल तक भारत में आक्रांताओं का शासन चलने लगा था। मुगल काल जब शुरू हुआ तो जो यहाँ के लोग थे, इन्हें जातियों के आधार पर बांट करके, इन्हें ये समझा करके कि आप इसी जाति के हो, आपकी यही स्थिति है, इस प्रकार से समझा करके लोगों को अलग अलग समाज में विभक्त कर दिया गया। इसका कारण था भारत में आने वाले बाहर से आक्रांताओं के कारण। उन्हें अलग अलग समाज में बांटकर टुकड़े टुकड़े में करके उन्हें कमज़ोर कर दिया गया। फिर उनके ऊपर हजारों साल तक बाहर के लोगों ने शासन किया। तो ये जो जातियाँ थी ये अलग अलग होकर के और सारी जातियों में बदलती गई और इनमें जो स्थित भेदभाव था वो अधिक बढ़ गया। इस पर लेकिन भारत में जो जातियाँ बनी उसका मुख्य कारण जो पहले वर्ण था, उसमें जो गुण और कर्म था वो बदल करके स्थिर हो गई और वो सिर्फ जन्म के आधार पर उनकी जातियाँ और उनके कर्म स्थित होने लगे। वर्ण व्यवस्था ये थी कि आपके गुण और कर्म के आधार पर आपकी श्रेणी तय की जाए। फिर जाति व्यवस्था ये बन गई कि आपके जन्म के आधार पर आपके गुण और कर्म तय होंगे। आप किस कुल में जन्म लिए हैं उसके आधार पर तय होगा कि आप कौन सा काम करेंगे। ये जाति व्यवस्था ने दी। वर्ण व्यवस्था का क्या था कि आपका कर्म कैसा है उसके हिसाब से आपकी स्थिति बताई जाएगी। जैसे कि आज के समय में कोई अगर उपचार कर रहा है तो उसे डॉक्टर कहा जाता है, कोई टेक्निकल लाइन में है तो उसे इंजीनियर कहा जाता है। वैसे ही जो कोई राजनीति में है उसे नेता कहा जाता है, जो लोगों को सिखा रहा है उसे टीचर कहा जाता है, शिक्षक कहा जाता है। तो ये उपाधियां हैं, ये जिम्मेदारियां हैं, ये नाम हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्टर कहे कि मेरा लड़का भी डॉक्टर ही कहा जाएगा, तो जब तक वो उस योग्यता को नहीं प्राप्त कर लेगा उसे डॉक्टर आप नहीं कह सकते। ये आधुनिक स्थिति है। लेकिन जब पीढ़ी दर पीढ़ी सेम वही चीज़ होती गई तो फिर ये बता पाना कि
कौन कौन से जाति का था ये मुश्किल हो गया। बस जन्म के आधार पर उनकी पहचान और उनकी स्थिति तय होने लगी। और यही भारत की सबसे बड़ी समस्या हुई जब लोगों के कार्य क्षेत्र स्थित हो गए, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता था। जो जैसा कर रहा था उसे वैसे ही करने की अनुमति दे दी गई। और ये किसी एक धार्मिक स्थिति के कारण नहीं, इसमें आर्थिक, राजनैतिक और सामाजिक ये तीनों का बराबर सहयोग था। क्योंकि समाज धीरे धीरे इन चीज़ों को स्वीकार करता गया कि जो जिस कुल में पैदा हुआ है, जिस वंश में पैदा हो गया है, वो वैसा ही कर्म करेगा। ये समाज ने तय कर दिया। आर्थिक स्थिति ने इस चीज़ को और मजबूत किया, क्योंकि जिसके पास अधिक धन था वो अपने आप को अलग रखता था, और जो बेचारे सिर्फ मेहनत करके काम करते थे उनको अपनी एक अलग पहचान बनानी पड़ी, उन्हें अलग प्रकार से रहना पड़ा। तो आर्थिक स्थिति भी इसमें बहुत मायने रखती है। उसके बाद फिर अंग्रेज़ों का जब शासन शुरू हुआ तो अंग्रेज़ों ने जो जातियाँ थोड़ी बहुत बदल सकती थी गुणों के आधार पर या कर्म के आधार पर, उन्हें और ज़्यादा स्थिरता दे दी गई जातीय जनगणना करके। जब जातीय जनगणना हुई भारत में, तब लोगों को पूरी तरह से ये बता दिया गया कि तुम इसी जाति में हो, इसी प्रकार से तुम्हें काम करना है, तुम्हारे जीवन में कोई बदलाव नहीं हो सकता है। और यहाँ से जो भेदभाव थी, असमानता था, ऊंच नीचता थी, वो बहुत ज़्यादा अंतिम रूप ले ली। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत पहले से चली आ रही थी। जब वर्ण व्यवस्था बनी उस समय भी बहुत प्रकार की जातियाँ थी समाज में, लेकिन इस प्रकार से जटिल नहीं थी। लोग बदले जा सकते थे, एक जाति से दूसरी जातियों में उनका जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब कोई एक व्यक्ति एक जाति से दूसरे जातियों में जाता है और उसे समाज स्वीकार करता है। लेकिन जब वो इतनी ज़्यादा जटिल हो गई तो समाज दूसरे जातियों से अपने जातियों में लेने से खुद भी अस्वीकार करने लगा, और लोगों को दूसरी जातियों में जानना खुद भी अस्वीकार्य हो गया, क्योंकि उनकी पहचान उस जाति से बन गई, उनका पूरा अस्तित्व उस जाति से जुड़ गया। इसलिए वो लोग उसी जाति में रह कर के अपने जीवन को चलाने लगे। तो ये पूरे जाति व्यवस्था का मॉडल था जो धीरे धीरे एक दिन में नहीं, भारत के इतिहास के हजारों सालों से बनी हुई एक सामाजिक जटिल व्यवस्था है, जिसे सिर्फ एक पक्ष को लेकर कह देना कि इस पक्ष ने इसे तैयार किया है, ये इतिहास को सरल कहना होगा। इतिहास इतना सरल नहीं है। इतिहास पूरी खिचड़ी के जैसा है जो आपस में फंस करके उसका कोई सटीक स्वरूप नहीं रह गया। सब कुछ मिक्स हो करके जातियाँ, उसके बाद मान्यताएं, लौकिक मान्यताएं, परंपराएं, ये सारी चीज़ें इस प्रकार से मिक्स हो गई कि हम इसे स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते ये कहाँ से शुरू हुई है। तो हमारा उद्देश्य सिर्फ ये बताना था कि जो भारत में जाति व्यवस्था बनी उसके पीछे सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण और मुख्य रूप से मैं कह रहा हूँ धर्म की उसकी मुख्य भूमिका थी उसमें। क्योंकि 4 वर्णों की व्यवस्था तो धर्म ने ही बनाई थी। उनका उद्देश्य समाज को इस प्रकार से विभक्त करना नहीं था, समाज को चलाना था। लेकिन लोगों ने इसे अलग अलग मान करके अलग अलग प्रकार से रहने लगे, और वे इस प्रकार से जटिल रूप से भारतीय में जाति व्यवस्था उत्पन्न होकर के हमारे सामने आई है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से भारत में जाति व्यवस्था स्थिर होकर के इतना भयानक रूप ले ली, जिसे आज भी बदलना बहुत मुश्किल हो रहा है। और जैसे जैसे समाज जागृत होगा ये धीरे धीरे बदलेगा। लेकिन हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि इन जातियों में छुआछूत, भेदभाव और सामाजिक असमानता कैसे फैली और किस प्रकार से इसने पूरे समाज को दूषित कर दिया। तब तक के लिए आप इस विषय को ध्यान से समझें, सोचें और अपनी जो राय है वो हमें ज़रूर बताएं।